Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने देखना है कि मैटलैब में मैथमेटिकल फंक्शंस को हम कैसे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल फंक्शन जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए मैटलैब में एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। अगर आप किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं तो आप फैक्टोरियल और पैरेंथेसिस में वो नंबर लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फैक्टोरियल इवैल्यूएट करके उस वेरिएबल में प्लेस कर देगा जो आउटपुट वेरिएबल आपने असाइन किया होगा। तो f इक्वल टू 24। इसी तरह अगर हम 7 लिखते हैं यहाँ पे तो, और मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो f इक्वल टू 5040। ठीक है, ये था फैक्टोरियल। अब आते हैं स्क्वायर रूट्स की तरफ। अगर आप मैटलैब की हेल्प में देखें तो SQRT के नाम से एक फंक्शन मौजूद है जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का काम आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होना चाहिए। हम यहाँ पे चेक करते हैं, s इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर रूट करना है और मतलब स्क्वायर रूट का फंक्शन नहीं यूज करना तो भी आप काम कर सकते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट होता है कि अगर आप उस नंबर की पावर हाफ कर दें। ठीक है, वो किस तरह कि अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट लेना है तो मैं उसकी पावर 1/2 या फिर 0.5 ले लूंगा। ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। मैं इसको कमेंट कर देता हूं कंट्रोल S प्रेस करके। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो S की वैल्यू 4 ही आएगी। तो इसी तरह आप 81 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो 9 आना चाहिए। S इक्वल टू 9 ही आया। ये तो थी स्क्वायर रूट की बात, लेकिन व्हाट इफ के हम क्यूब रूट की तरफ जाएं या फिर स्क्वायर रूट मतलब सॉरी nth रूट की तरफ जाएं। तो nth रूट के लिए मैटलैब में nth रूट के नाम से एक फंक्शन है जिसके आर्गुमेंट्स में क्या आता है। आर्गुमेंट्स में ये आता है कि आप वो नंबर दें जिसका आप nth रूट फाइंड करना चाह रहे हैं और n की वैल्यू मतलब आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें क्यूब रूट फाइंड करना चाहता हूं, मतलब रेज टू द पावर 1/n फाइंड करना चाहता हूं, तो ये आपको nth रूट प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या आता है। तो आप यहाँ पे n प्रेस करें तो ये 4.3268 आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो ये एक्चुअली स्क्वायर रूट ही है। चेक करते हैं, देखें स्क्वायर रूट है। और अब अगर आप यहाँ पे 27 लिखते हैं, मैं यहाँ पे 27 लिखता हूँ और क्योंकि मुझे मालूम है कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है तो ये आ गया जी 3। तो 27 का क्यूब रूट 3 है। अब ऐसा करते हैं कि इसको दूसरे तरीके से, जैसे हमने अगर आपको ये फंक्शन नहीं पता और आप वैसे करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आप n इक्वल टू जिसका आपने जो नंबर जिसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है वो, और इसकी पावर में वही 1/n, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना था इसलिए मैंने 1/3 किया। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह 1/5, 1/6 जो भी जितना आप बड़ा रूट फाइंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी वही ही आएगा, n इक्वल टू 3। तो ये था एक सिंपल सा nth रूट और स्क्वायर रूट और फैक्टोरियल का हल्का सा इंट्रोडक्शन। ये जो हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है और nth रूट और स्क्वायर रूट्स वगैरह कैलकुलेट किए हैं, ये आप वेक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप v इक्वल टू मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3, मतलब कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं 10 to 13 14, बल्कि 14 17 90, कोई अपनी तरफ से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और उसमें मैंने 5 एलिमेंट्स प्लेस कर लिए। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, वेक्टर की फॉर्म में है तो इट्स अ रो वेक्टर। और इस पर अगर आप फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे तो चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट क्या आएगा। फैक्टोरियल ऑफ v, इसको हम इक्वल f के कर देते हैं। चेक करते हैं कि फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या आएगा, f, और ये आ गया जी फैक्टोरियल का रिजल्ट। ठीक है जी, तो फैक्टोरियल का रिजल्ट एक्चुअली क्या है जी, आपने 10 2 14 17 और 90 का फैक्टोरियल लिया और ये चीज आ गई आपके पास। एक्चुअली ये चीज नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 पावर 138 के साथ, तो खासा बड़ा नंबर है। तो ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। चेक करते हैं अब आपको, ताकि नजर भी आए कि फैक्टोरियल्स एक्चुअली हैं क्या। देखिए 1 का फैक्टोरियल लिया तो ये 1 प्लेस हो गया, 2 का फैक्टोरियल लिया तो ये 2 ही है,
3 का फैक्टोरियल 6 आ गया, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी फंक्शंस हैं मैटलैब में वो मैट्रिक्स या वेक्टर को भी एक्सेप्ट करते हैं, जो कि मैटलैब की खासियत है। इसी तरह अगर आप nth रूट की बात करते हैं, मैं यहां पे nth रूट कैलकुलेट करना चाहता हूं, nth रूट कैलकुलेट करना चाहता हूं, और यहां पे v है और इसको मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहता हूं। मतलब ये पहले क्या लिखते होते हैं nth रूट में, वो नंबर जिसका आपने nth रूट फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ n, इसको कैलकुलेट किया तो यहां पर f हमारे पास आ गया। तो nth रूट ऑफ 1 है, 1.4, 1.7, 2 और 2.2। क्लियर हो गया। तो इस तरह हम कोई भी वेक्टर देकर आप एक ही फंक्शन से आप सारा वेक्टर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस फंक्शन से। अब ऐसा करते हैं कि एक मैटलैब के अंदर एक फंक्शन है, उसको जरा देखते हैं कि वो फंक्शन क्या करता है। अगर फर्ज करें आपने स्क्वायर रूट लिया है 60 का, स्क्वायर रूट ऑफ 60, स्क्वायर रूट ऑफ 60 क्या आता है, ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी 7.74। अगर हम एक फंक्शन है सिंबॉलिक टूल बॉक्स में पड़ा हुआ है SYM, सिम के नाम से फंक्शन है। अगर आपको ये पॉइंट्स में मतलब डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए, आपको फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए, सिंबॉलिकली ट्रीट करना है अगर आपने एक नंबर को, तो उसके लिए मैटलैब में सिंबॉलिक टूल बॉक्स मौजूद है। ये टूल बॉक्स आपके नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके दिखा सकता है। कैसे, अब ये चेक करते हैं। सिंबॉलिक, ये मैंने एसएस के इक्वल कर दिया, अब आपको एसएस का रिजल्ट दिखाता हूं। अगर आप एस टाइप करें यहां पे तो ये आएगा, और एसएस टाइप करें तो ये आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 पावर 1/2, मतलब 15 का स्क्वायर रूट लेके ये चीज पूरी, ये हाईलाइटेड चीज 15 का स्क्वायर रूट है, इसको मल्टीप्लाई करें आप 2 से तो रिजल्ट आएगा 7.74। तो इस तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं फ्रैक्शंस में तो उसके लिए हम सिम यूज करते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी बजाय किसी और तरह देखना चाहते हैं, ठीक है, आप ये देखना चाहते हैं कि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको जैसे फ्रैक्शन एक्चुअली लिखे जाते हैं उस तरह देखना चाहते हैं, तो आप इसी एसएस को आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, एसएस जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको प्रिटी के फंक्शन में पास करना है। ठीक है, प्रिटी। अब ये क्या करेगा, अब हम चेक करते हैं कि प्रिटी क्या करेगा। ठीक है, प्रिटी का फंक्शन जस्ट यूज होता है विदाउट एनी आउटपुट आर्गुमेंट्स के। ठीक है, तो आप इसको यूज करने के लिए आप जस्ट यहां पे लिखेंगे तो ये आपको बता देगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, तो अगर आप कमांड विंडो में हैं, कमांड विंडो में आके आप सिम 60 स्क्वायर रूट ऑफ 60 और उसके बाद प्रिटी टाइप करते हैं। देखें सबसे पहले क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 60, उसके बाद उसको सिंबॉलिक में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिंबल में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बाद उसका प्रिटी फाइंड किया जा रहा है, तो ये चीज आएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है जी, तो ये एक तरीका है आप जिससे अपने नंबर्स को सिंबल्स में और प्रिटी सिंबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसी को ऐसा ऐसा देखते हैं कि ये फंक्शंस और जगहों पर कैसे यूज होते हैं। अगर फर्ज करें आपके पास एक, मैं a इक्वल टू ये सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए SQRT लिखता हूं यहां पे, और SQRT में 10022456 कर देता हूं। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको जब चेक करेंगे तो a का रिजल्ट क्या आएगा, चेक करते हैं। a का रिजल्ट ये आया, इसने फ्रैक्शंस की फॉर्म में हमें दे दिया। इसी तरह अगर मैं यहां पे प्रिटी a लिख देता हूं तो वो फ्रैक्शंस को इस तरह लिख देगा। तो ये आपको अब समझ आ गई होगी कि सिम क्या कर रहा है और सिम के बाद जो प्रिटी का फंक्शन है वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रिटी का फंक्शन है, ठीक है, ये सिम का फंक्शन आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये a एक्चुअली सिंबॉलिक वेरिएबल बन चुका है क्योंकि यहां पे हमने सिम यूज किया हुआ था। अगर आप किसी वक्त चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन का आपको डेसिमल आंसर आए तो आप डबल टाइप करें और a लिख दें, तो आपको दोबारा से
मतलब डेसिमल्स में लेके चला जाएगा ये। तो ये था सिंबॉलिक सिम फंक्शन जो कि सिंबॉलिक टूल बॉक्स में पड़ा हुआ है, और प्रिटी फंक्शन, इसको CLC करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। ये जितने भी हमने ये सिम यूज किया है और प्रिटी यूज किया है, ये आप दूसरे मतलब इसको इनपुट में वेक्टर दे के भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेक्टर यूज करता हूँ 1 से लेके 5, इसका मतलब ये होगा कि इसमें कितने वैल्यूज पड़ी होंगी, 1 to 5। चेक करते हैं, 1 to 5 वैल्यूज पड़ेंगे। इस पे मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूँ, स्क्वायर रूट अप्लाई किया v, और रिजल्ट भी इसका 5 वैल्यूज आएंगी, हर किसी का अलग अलग स्क्वायर रूट, ठीक है, हर किसी का सेपरेट स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया। अब मैं यहां पे जाके कहता हूं कि नहीं यार, ये जो है ना, ये सिंबॉलिकली मेरे पास आने चाहिए। मैटलैब का सिंबॉलिक टूल बॉक्स यूज होगा और S आपको इस तरह नजर आएगा। पहली वैल्यू n1 है, दूसरी है 2 का स्क्वायर रूट, फिर है 3 का स्क्वायर रूट, फिर 2 अकेला, फिर 5 का स्क्वायर रूट। यहां पे 2 क्यों है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट उसने वो इवेलुएट कर चुका था मैटलैब, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और अगर आप यहाँ पर अगर प्रिटी यूज करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे अब S बन चुका है तो प्रिटी S अगर करेंगे तो ये भी वही चीज ही बनेगी, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था कि आप इसको इनपुट में वो भी दे सकते हैं, एक वेक्टर भी दे सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं मैटलैब में। जैसे कि साइन है, साइन को अगर आप 10 के इक्वल करते हैं, 10 उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, तो साइन ऑफ 10 वो यहां पे आ जाएगा। अब ये साइन ऑफ 10 क्या है, ये 10 एक्चुअली रेडियन है, इट्स अ रेडियन, तो ये हमेशा इसको रेडियन में लेके चलेगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि ये चले इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज, तो उसके लिए आप या तो पाई बाय 180 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब साइन ऑफ 10 क्या आएगा, अब साइन ऑफ 10 की डिफरेंट वैल्यू आएगी। इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें साइन ऑफ 60 पता है कि साइन ऑफ 60 क्या होता है, ठीक है। तो हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे A किया, तो ये 0.866 आ गया। साइन ऑफ 30 चेक करते हैं, ये आपके पास साइन ऑफ 30.5 आ गया। अब अगर आप ये जो क्योंकि ए जो है इस वक्त 0.5 आ गया, इसको मैं ऐसा करता हूं कि सिंबल में कन्वर्ट कर लेता हूं और प्रीटी भी कर लेता हूं, तो ये 1/2 है, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने नंबर्स को SYM और प्रीटी फंक्शन से चेंज भी कर सकते हैं, उसका जो लुक है। अच्छा, ये था साइन का फंक्शन। इसी तरह यहां पर कॉस के फंक्शन को भी देख लेते हैं हम कि कॉस क्या है। ये देखें जी, ये कॉस इवैल्यूएट हो गया। इसी तरह tan के लिए भी अलग फंक्शन है, TAN, ये tan 30 इवैल्यूएट हो गया। यहां पे चेक करें तो ये tan 30 इवैल्यूएट है। tan में जरा एक 90 वाली कंडीशन भी होती है, उसको भी देख लेते हैं कि अब चेक करते हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू आई है 1.633 एंड 10 विद द पावर ऑफ 16, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं इसको हम। इसी तरह जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, सीकेंट भी है और कोटेजेंट, और कोटेजेंट के बाद CSC कोसिकेंट, ये भी है। तो हम किसी भी नंबर का साइन कोसाइन, किसी भी एंगल का साइन कोसाइन सीकेंट कॉस कोसिकेंट वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इनके इनके इनवर्स फंक्शंस भी मौजूद हैं। अगर आप इनके साथ A यूज कर लें, जैसे कि होता है आर्क साइन, आर्क कोसिकेंट, वो भी हो सकता है। इनवर्स फंक्शन के लिए अगर आप यहां पे 0.5 लिखेंगे तो आर्क, मैं सबसे पहले साइन की बात करता हूं। ए साइन क्या करेगा, ए साइन फाइंड करेगा जी
0.5 वैल्यू का आउटपुट ए में डाल देगा। क्या करेगा ये 0.5 का इनवर्स साइन फाइंड करेगा और ए में प्लेस कर देगा। अब जब ए में प्लेस करेगा तो ए में प्लेस होने वाली चीज क्या होगी, एंगल होगी, लेकिन रेडियंस में होगी। ठीक है, तो उस रेडियन को आपने कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे क्या आ गया जी 30, तो इट्स 30 डिग्री। तो इसी तरह ए साइन के बाद ए कॉज भी कर सकते हैं आप, ए टैन भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, आप यहां पे ए कोटेंजेंट भी कर सकते हैं। ए आपको मैंने बता दिया कि साइन को साइन टेंजेंट वगैरह इनके लिए क्या यूज करते हैं। कॉट का एक फंक्शन है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ए कॉट का फंक्शन होगा, ए सीकेंट का फंक्शन होगा, ए कोसिकेंट का फंक्शन होगा यहाँ पे, और ए साइन जो कि अभी हम कर रहे थे, ए कॉज जो हम कर रहे हैं, ए कॉज का भी एक फंक्शन होगा, और क्या चीज़ रह गई है, ए टेंजेंट का फंक्शन भी होगा। तो इसको यूज़ करके हम मतलब अपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पे काम करते हैं, इसको अगर आप पूरा वेक्टर देंगे तो उस पर भी काम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 0, मैं सबसे पहले आता हूँ, ये कोसाइन साइन वगैरह की बात करते हैं, 0, 30, 60, 90। ठीक है, ये 4 हमने, बल्कि एक दरम्यान में एक 45 भी कर लेते हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो ऐसा करते हैं कि इन कॉस यूज करते हैं हम, कॉस लेते हैं v का और 180 मल्टीप्लाई बाय पाई करके इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्रीज में। तो फिर चेक करते हैं कि a की वैल्यू क्या आती है। तो ये कॉस की सारी वैल्यूज हमें दे देगा। सॉरी, यहां पे मैंने पाई बाय 180 लिखना था, पाई बाय 180। तो अब a को चेक करते हैं, a की वैल्यूज आप चेक करें, cos 0 1 होता है, cos 30 0.866, फिर 0.707, फिर 0.5 और cos 90 0 होता है। अगर यहां पर आप जाके इस a को सिम करें और प्रिटी भी कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखें, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपके सामने आ रहे हैं। तो अगर आप अकेला सिर्फ सिम ही करते हैं, ये सेपरेटली आपको दे देगा, पहला 1, फिर है 3 की पावर 1 बाय 2 डिवाइड बाय 2, फिर 2 पावर 1 बाय 2 डिवाइड बाय 2, फिर 1 बाय 2 और फिर बड़ी वैल्यूज वगैरह वगैरह। तो ये था जी सिंपल जो है ना, आप कॉस साइन कोटेजेंट और इसी तरह आर्क साइंस को भी आप अगर एक वेक्टर दें तो वो उस वेक्टर को भी इवैल्यूएट कर सकता है, हर एलिमेंट को अलग अलग करेगा। तो ये मैटलैब में एक चीज़ जो कि आसानी है मैटलैब की, कि आप जस्ट वेक्टर दें और वो आपको कन्वर्ट करके दे देता है पूरे वेक्टर को। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से एक आइडिया। अब अगर आप डायरेक्टली, मतलब अभी हमने जो साइन और कॉस के फंक्शन यूज किए हैं, वो आपको जो एंगल्स आपसे लेते थे या आपको एंगल्स रिटर्न करते थे, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस से। लेकिन आपको क्या करना पड़ता था, आपको पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करके देना पड़ता था। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आपको हर दफ़ा डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़े, या फिर पहले ये हो कि रेडियंस में कन्वर्ट, अपने डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करके फिर साइन के फंक्शन में इंक्लूड करें आप, अगर आप ये नहीं चाहते तो उसके लिए भी अलग से फंक्शन है साइन डी के नाम से। तो मैंने सर्च किया साइन डी। साइन डी एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपसे एंगल लेगा डिग्रीज में, मतलब आप इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो इसी तरह इसमें ए साइन डी, मतलब इनके इन्वर्सेस भी मौजूद हैं, और इसी से रिलेटेड कोसाइन डी, कॉस डी भी है, ये आपको नजर आ रहा है, कॉस डी, कोसाइन ऑफ आर्गुमेंट्स इन डिग्रीज। इसी तरह सीक डी, ठीक है, तो सीकेंट ऑफ आर्गुमेंट इन डिग्रीज। ये सारे फंक्शन पढ़े में, जस्ट इन फंक्शंस के आगे जो अभी मैंने आपको बताए हैं सिर्फ डी लिख दें, और इसके इनपुट में, जैसे कि मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूं, अब सीकेंट के अंदर अगर आप 30 लिखेंगे
तो ये 30 को क्या समझेगा कि ये रेडियन की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीकेंड डी लिखेंगे तो ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि 30 डिग्रीज है ये एक्चुअली। तो इसलिए ये आपकी मर्जी है कि आप सीकेंड डी यूज करें या फिर सीक यूज करें। नॉर्मली लोग यही करते हैं कि सीक यूज करते हैं, एक ही तरह का फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, यहां पर पाई डिवाइडेड बाय 180 कर लेते हैं, जिससे बात एक ही है। आप क्या करते हैं, आप 30 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, जिससे ये पूरी चीज पूरा आपका 30 डिग्री बन जाता है, यानी कि पाई बाय 6 बन जाता है। आप या इस तरीके से भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी 30 डिग्री को। पाई बाय 6 इज अ रेडियन वर्जन ऑफ 30। तो ये आपकी मर्जी है कि आप जिस तरीके से भी इसको यूज करें। साइन डी भी है, डी वर्जन्स भी हैं और डी के बगैर वाले वर्जन्स भी हैं, और इसी तरह इनके इन्वर्सेस भी हैं। अगर आप ए साइन आप यूज करते हैं ऐसे फंक्शंस जो कि आपको रिटर्न करते हैं रेडियंस में, इसी तरह ए साइन डी एक फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करेगा इन डिग्रीज। इन फंक्शंस में जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन फंक्शंस में आपको अपनी आउटपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन डिग्रीज। इन फंक्शंस में आपने अपने आउटपुट को डिग्रीज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यहां पे 0.5 और यहां पे मैं ए लिख देता हूं। 0.5 का आपको पता है कि अगर 0.5 किसका साइन होता है, 30 डिग्रीज का, तो आपको आउटपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां पे डी हटा देते हैं तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो रेडियंस में आएगा 0.5। मतलब आपको जो ए में आया है, ए को बाद में आपने मल्टीप्लाई करना होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये फिर जाके 30 बनेगा। तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस से, अब हम चलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ। साइन एच, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन एच 30। अगर आपने अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी देखे हैं, साइन, कॉस, सीकेंट, कोटेजेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट वगैरह, इनके आगे अगर आप एच यूज कर लें तो ये क्या करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करके देंगे हाइपरबोलिक वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। साइन की हाइपरबोलिक वैल्यू ऑफ 30 क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या आती है। ये आती है 5.323। इसी तरह अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ए साइन एच क्या होगा, मतलब हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक की बात कर रहा हूं, ए स्टैंड फॉर आर्क। अगर आप इसकी इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आ जाएगा, यही हमने 30 का जब फाइंड किया था साइन हाइपरबोलिक, तो वो रिटर्न हुआ था ये जो आपको नजर आ रहा है। और इसी का अगर आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो दोबारा से आपको 30 डिग्री और 30 रेडियन रिटर्न कर देगा। तो ये था हल्का सा इंट्रोडक्शन हाइपरबोलिक का। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरफ आते हैं अब हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको पता है कि वो e रेज टू द पावर 2, 3 और या फिर n, इस तरह के फंक्शंस होते हैं ये। तो अगर आप यहाँ पर e पावर 2 लिखेंगे तो वो कहेगा कि e वेरिएबल जो है ना वो अनरिकग्नाइज्ड है। तो मैटलैब में इसके लिए exp का फंक्शन यूज किया जाता है। exp में अगर आप यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे तो ये आपको e रेज टू द पावर 2 कैलकुलेट करके देगा। चलिए हम चेक करते हैं इसको कि वाकई ये इस तरह काम करता है कि नहीं करता। तो w आप देखें तो ये 7.3891 इसने दे दिया। इसी तरह अगर आप पाई यूज़ कर लेते हैं, पाई क्योंकि एक डेसिमल नंबर के टर्म में ले जाता है, तो w इक्वल टू 23.1406 है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस यूज़ करें तो इसका मतलब होगा e पावर माइनस पाई। तो w आ गया यहाँ पे, तो ये 0.0432 इसका रिजल्ट आया। तो ये था एक्सपोनेंशियल पावर्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस तरह हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप v यूज़ करते हैं और 1 से लेके 5 तक आपने एक वेक्टर लिया हुआ है और v को आप यहाँ पे दे देते हैं, तो हर v की हर वैल्यू, हर एलिमेंट का ये एक्सपोनेंशियल फाइंड कर लेगा। मतलब इस तरह होगा कि क्योंकि v के अंदर पहले 1 होगा तो ये e की पावर 1 भी कैलकुलेट करेगा, 2 भी कैलकुलेट करेगा, 3 भी कैलकुलेट करेगा, 4 भी करेगा और 5 भी करेगा सेपरेटली। इसको आप चेक करते हैं क्या वाकई रिजल्ट देता है।
तो ये देखिए e की पावर 1 2.7183 और इसी तरह आगे इसने सारी कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं e के साथ का जो है ना एक और फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए मैटलैब में जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो है LOG। LOG3 का मतलब क्या होगा? LOG3 का मतलब होता है आप 3 का नेचर लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, NL। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप नेचर लॉग ऑफ EXP1 क्या होगा? e⁻1। ठीक है, इसका कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नेचर लॉग और ये जो एक्सपोनेंशियल हैं ये एक दूसरे के मतलब अपोजिट काम करते हैं। तो LOG फंक्शन जहाँ पे आपको दिखाई दे तो वो ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस e होगी। ठीक है, और अगर आप बेस 10 वाला लॉगरिथम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको LOG 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि log 10 ऑफ 100, ठीक है, वो क्या होगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर इसका वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, L10 लिखा हुआ मैंने। तो LOG 10 ऑफ 100 क्या होगा ये चेक करते हैं हम। तो L10 क्या होना चाहिए? L10 2 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप L10 ऑफ 10 लेंगे तो वो 1 ही आएगा क्योंकि इसकी बेस 1 है। L10 ये 1 आ गया। अगर आप log विद बेस ऑफ 2 यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फंक्शन है और वो है log 2 के नाम से। ठीक है, तो अगर मैं L2 कैलकुलेट करूं तो वो 1 आएगा। इसी तरह अगर आप L16 कैलकुलेट करते हैं तो वो 2⁴ होता है, तो ये L2 की वैल्यू 4 रिटर्न करेगा। सेम का हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर आपने एक इसको इनपुट में मतलब लॉगरिथमिक के जो जितने भी फंक्शन है लॉग के फंक्शंस में आपने इनपुट एक वेक्टर करना है। ठीक है, तो आप 2 4 8 कर लेते हैं, उसके बाद फिर 16 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 32 कर लेते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है L2। ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करने वाला है? ये आपको रिटर्न करेगा 2 का log विद द बेस ऑफ 2 का रिजल्ट, इसी तरह L2 का रिजल्ट 4 में, और इसी तरह log 2 का रिजल्ट 8 के लिए जो कि 3 आएगा, log 2 का रिजल्ट 16 के लिए जो कि 4 आएगा, और log 2 का रिजल्ट जो कि 32 के लिए जो कि 5 रिटर्न होगा। तो आप अगर एक वेक्टर देते हैं तो वो उसको इवैल्यूएट करके दे देता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक वैल्यू के इवैल्यूएट किया जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्गोरिथम में नॉर्मली टाइम सीरीज इन सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर इमेज प्रोसेसिंग आ रहे होते हैं। तो उन पे जब हम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें एक फंक्शन को पूरे वेक्टर्स पूरे मैट्रिसेस देने होते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैटलैब की ये अहमियत ज़्यादा है कि ये एक वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम नहीं आता, बल्कि आप इस पे जो है ना इसको बेशक पूरा वेक्टर दे दें, पूरा मैट्रिक्स दे दें, तो ये सेपरेटली सारे वैल्यूज़ को डील कर लेता है उस फंक्शन के थ्रू। अगर ये कोई और होता लाइक C++ या फोर्ट्रॉन या कुछ और होता तो उस सूरत में हमें फिर फॉर लूप यूज़ करना पड़ता, और फॉर लूप जो कि उसके हर एक वेक्टर की हर वैल्यू को एक्सेस करके उस पर वो फंक्शन अप्लाई करता। लेकिन इस लिहाज से मैटलैब बेहतर है कि ये पूरे फंक्शंस या पूरे एरे को इकट्ठा ही डील कर लेता है। जस्ट 2 लाइंस में आपने ये देखिए 2 लाइंस में आपने 5 वैल्यूज़ को डील कर लिया। तो ये थी स्पेशलिटी मैटलैब की। आज की वीडियो हमारी मैटलैब के अंदर कुछ बेसिक्स एसेंशियल मैथमेटिकल फंक्शंस पे थी। नेक्स्ट वीडियो हम अब पॉलिनोमियल्स की तरफ जाएंगे, फिर कैलकुलस की तरफ जाएंगे, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि मैटलैब के अंदर जब ग्राफ्स बनाते हैं, बार चार्ट्स, प्लॉट्स, पाई चार्ट्स वगैरह किस तरह बनाते हैं, उनको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।